आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने रिफ्रैक्शन के जो बेसिक्स हैं, रिफ्रैक्शन में जो यूज़ होने वाले फार्मूलेज हैं और रिफ्रैक्शन की जो थ्योरी है उसको अच्छे से डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में आप जा कर के उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फॉर अ कंप्लीट रोटेशन टुवर्ड्स इट्स एक्सिस, व्हाट इज द टेकन टाइम टू डिस्प्लेस 1 डिग्री ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन। मतलब पृथ्वी है अपनी अक्ष पर एक घूर्णन में 24 घंटे का समय लेती है, तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगता है। देखिए, अर्थ जो होता है ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और एक्सिस पर रोटेट करने के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए पूरा घूमने के लिए मतलब पूरे घूमने में वो 360 डिग्री के कोण से घूम जाएगी। तो 360 डिग्री के कोण से अगर वो घूमती है मतलब पूरा एक कंप्लीट साइकिल लेने में 360 डिग्री के कोण से घूमने में लिया गया समय, अगर वो 360 डिग्री के कोण से घूमती है तो 360 डिग्री के कोण से घूमने में यहाँ पर अगर हम इस लिए गए समय की बात करें तो ये लिया गया जो समय होता है, ये लिया गया समय 24 घंटे का होता है। 24 आवर्स का ये टाइम होता है। ठीक है, हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 24 इंटू 60 इसे कर दिया जाता है। ये आपका मिनट में चेंज हो गया। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 में 24 60। इसका मतलब कि 1 डिग्री के कोण से उसको घूमने में कितना समय लगेगा उस टाइम को हम कैलकुलेट कर लें तो ये 360 को हम कहाँ पहुँचा देंगे, इसके डिनोमिनेटर में पहुँचा देंगे। ये 0 से 0 गया, ये 6 36 और ये बन जाएगा आपका 4 मिनट का समय लगेगा। मतलब 1 डिग्री से अगर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो उस अर्थ को जो लिया गया टाइमिंग होगा वो होगा आपका 4 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है कि वायु में कोई स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश जो है कांच के गोली सतह पर गिरता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। हमें ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर इमेज रेडी होगा, जो इमेज बनेगा, ये इमेज किस जगह पर बनेगा, इस इमेज को हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो हमें गिवन है पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद में हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या है कि वायु में रखी किसी प्रकाश स्रोत से गोली सतह पर आपतित होता है। कांच का गोली सतह है एक, उस कांच की गोली सतह पर प्रकाश गिर रहा है और हमें गिवन है यहाँ पर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच का वो हमें दे रखा है 1.5। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है, इसकी वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ अगर हम कहें प्रकाश स्रोत की कांच से दूरी ये दे रखी है हमें, ये दे रखी है कितनी, 100 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, इस तरह से तो हमें निकालना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब इस v का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई एक सरफेस होता है, इस तरह से सरफेस को पहले बना लेते हैं और ये पोर्शन जो होता है आपका घुमा हुआ होता है और ये इस तरह से कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और ये होता है यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है, इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकलती है,
एक रे तो सीधी होती है और सीधी ये इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है ये यहाँ से होकर के गुजर जाती है ऐसे इसके ऊपर से। क्लियर है, ये आगे तक निकल जाएगी, इन्फिनिटी पर ये रे जो होगी पहुँच जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी रे जो होती है वो दूसरी रे इस मिरर पर कुछ इस तरह से इंसिडेंस करती है। अगर यहाँ पर हम एक नॉर्मल ले लें, सपोज कीजिए नॉर्मल में डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, ये नॉर्मल अगर यहाँ पर ले लूँ मैं कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल जैसे कि मैंने ले लिया, ये यहाँ से नॉर्मल ले लिया। क्लियर है, तो ये जो रे इंसिडेंस कर रही है इसके ऊपर, ये जो रे है ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर इंसिडेंस करती है ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और यहाँ से ये रे क्या करती है, जब इस यहाँ पर n = 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, इसको चाहे तो हम n1 बोल सकते हैं। यहाँ हमारे पास n2 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, अपवर्तनांक का माध्यम है। और ये रे जब करती है, जब इस विरल से सघन में रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये अपने नॉर्मल की और अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, इस तरह से बैंड हो जाती है। और पहले वाली रे से इस पॉइंट पर जाके मिलती है और यहीं पर बनता है हमारे पास में इमेज, क्योंकि जहाँ पर दोनों रेज मिलती है वहीं पर ही हमें यहाँ पर इमेज मिल जाता है। क्लियर है, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर ये वाला। अब हम बात करें अगर इसके लिए, तो सीधा सा हमारे पास इसका फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, और फॉर्मूला हमारे पास था n2/v = n1/u ये होता है n2 - n1 और डिवाइड बाई ये होता है r। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है ये इसको चलिए p बोल देता हूँ इस पॉइंट को, कि o में बोल चुका हूँ। इस p पॉइंट से हम मेज़र करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो अंदर की तरफ कुछ होगा इस तरह से, इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये मैं ले लेता हूँ इस डिस्टेंस को r ले लेता हूँ। और ये कैसा रहेगा, इंसिडेंट अगर साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हैं तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सारी डिस्टेंस पोल से मेज़र की जाती है, ये साइन कन्वेंशन कहता है। भाई अगर हम साइन कन्वेंशन को यहाँ देखना चाहें, जैसे कि सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अगर रेज यहाँ पर इंसिडेंट करती है, सपोज कीजिए ये मैंने लेंस ले लिया, इस पर अगर कोई रे इंसिडेंस करती है, रे हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसिडेंस करती है, और सारी डिस्टेंस कहाँ से, इस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाती है। तो रेज की इंसिडेंट डायरेक्शन में, अगर रेज इस डायरेक्शन में इंसिडेंस कर रही तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना। सपोज कीजिए यहाँ पर इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहीं पर इसका अगर फोकस है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इधर से इधर जाएंगे, और रे भी कुछ ऐसे ही आ रही है, तो इस कंडीशन में इस डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, नेगेटिव। अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट हमें यहीं रखना पड़ेगा, अरे इसी से तो रे निकल के आएगी, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और ये हमारे रे के चलने की जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट है। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस u होती है और हम इसको रखते हैं क्या, माइनस। तो ये मैं लिखूंगा u का वैल्यू -100 है, r का वैल्यू जो है वो +20 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई साइन लगता नहीं है, बस अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। n2 कितनी है आपकी, तो ये n2 का ही वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है, कितना है 1.5, और n1 हम जानते हैं एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये v का वैल्यू में निकालना है 1 होता है, और u कितना है -100 है, इज इक्वल टू n2 - n1 मतलब 1.5 - 1 यही रहेगा, और डिवाइड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा आपके पास 20। क्लियर है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो रहेगा 1.5 डिवाइड बाई v, और इधर से ये बनेगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 20, और इधर से ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, ये वाले दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपके प्लस बन जाएंगे। बट यहाँ से क्या होगा, जब इसको हम पक्षांतरण करेंगे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये अगेन माइनस का हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1/100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय v हमारे पास में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट में अगर हटा देता हूँ तो इसको 200 लिख दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय ये हमारे पास बन जाएगा कितना 40 हो जाएगा, या इसको हम रहने देते हैं,
हम इसको एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, 200 और 100 का जो एलसीएम आएगा 200 एंड 100 का, ये 200 एलसीएम आ जाएगा। जब 200 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर तो आपके पास 5 ही बचा रह जाएगा ऊपर की तरफ 5, और माइनस ये बन जाएगा 2। बिल्कुल है। अब हम यहाँ सॉल्व करें तो v इजिकल टू कितना होगा, इस v को हम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देते, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1.5, तो था ही सही, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा आपके पास में ये 200 और डिवाइड बाय ये बनेगा हमारे पास में 3। इसको सॉल्व कर लें, ये पॉइंट से ये 0 कम हो जाएगा भाई, यहाँ से पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा नीचे, इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बन जाएगा 3 से चला जाएगा 5 टाइम्स, और v का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। और ये कैसा आ रहा है, प्लस का, मतलब जो इमेज बन रहा है वो इमेज इनसाइड बन रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही ये इमेज, यहाँ से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो इसलिए v का साइन क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि कोई जादूगर है और ये किसी जादू के खेल को दिखाता है, और जादू के खेल को दिखाते समय 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कांच को यूज़ करता है, और इस लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर उसको अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कि ये इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बेसिक को भी लेके चलेंगे साथ में। इस तरह से कोई कंटेनर है इसमें, और इस कंटेनर में कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और एक लेंस है ना, और लेंस कैसा भी है, मान लिया ये हमने जो है यहाँ पर ये एक लेंस ले लिया कुछ ऐसा, ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। इस लेंस को इस लेंस में डाल दिया, और जब हम इस लेंस को देखते हैं तो हमें बाहर से देखे जाने पर ये जो लेंस होता है यहाँ पर विजिबल नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, ये जो है अदृश्य कर देता है, डिसअपीयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो ये क्यों हुआ आखिर ऐसा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे इसका आंसर होगा कि द्रव का अपवर्तनांक भी कहना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में द्रव का अपवर्तनांक भी कितना होगा, 1.47 ही होगा। मतलब अगर लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक एक दूसरे के बराबर हो जाए तो लेंस अदृश्य हो जाता है। ये हो कैसे जाता है, तो उसके लिए हम जानते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, N2 डिवाइड बाय N1 माइनस 1, ये हम ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ से रहेगा आपका, हम बात करें तो यहाँ से रहता है ये 1 डिवाइड बाय R1 और माइनस का 1 डिवाइड बाय R2। ये कंडीशन हमारे पास जनरेट होती है। क्लियर है, तो ये इस तरह बन जाता है। अब यहाँ से हम बात करें तो भाई R1 R2 भले हमें पता नहीं, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ से कहें 1/f इज इक्वल टू N2 क्या है हमारे पास, देखिए N1 तो बन जाएगा आपका जिस मीडियम से लाइट जो है इस लेंस में इंटर करती है, और ये मीडियम कौन सा है आपका, ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम हमारे पास में ये लिक्विड है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें दे रखा है 1.5। या फिर हम इसको इस प्रकार न करने के लिए, हमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखो ये टर्म 0 कब होगी, हम ये राइट हैंड साइड की टर्म की बात कर रहे हैं, ये 0 कब होगी, ये तो R1 R2 एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ऐसा हमें कुछ क्वेश्चन में कहा हुआ नहीं है। ठीक है, R1 R2 एक दूसरे के इक्वल होकर 0 हो जाए, ऐसा हमें क्वेश्चन में कुछ भी कहा हुआ नहीं है। तो ये कंडीशन एक ही 0 हो सकता है, कब, जब आपके पास में N1 और N2 एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम इस N2 की जगह भी N1 रख देंगे, डिवाइड बाय ये N1 फिर से है -1 चल रहा है, और साथ में इस साइड में ये हमारे पास बन रहा है 1 डिवाइड बाय R1 और माइनस का 1 डिवाइड बाय R2। ये कंडीशन हमारे पास बन जाती है। ये N1 से N1 कैंसिल हो जाता है, 1 - 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1/f टोटल वैल्यू ही आपकी 0 हो जाती है। इसको हम अगर आगे फर्दर सॉल्व करें तो f को ले जाऊँ राइट हैंड साइड में और 0 को ले आऊँ डिनोमिनेटर में, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब इस समय लेंस जो है एक
प्लेट की तरह, ग्लास प्लेट की तरह, एक स्लेब की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाती है, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं, ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं, बस हमारा आंसर आ गया है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा लेंस। क्लियर है। अब हम बात करें और क्या कंडीशंस बनती हैं इनमें, तो उन कंडीशंस को देखने के लिए हम इस पेज को ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और इस पेज को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई यहाँ पर अगर हम कहें तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। इस लेंस मेकर फॉर्मूले को मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/f इजिकल टू n2 डिवाइड बाय n1 माइनस 1 ये, और 1 में r1 और माइनस का 1/r2। क्वेश्चन एक ही था, हमने उसका आंसर ले आए हैं, बट कुछ और बेसिक चीज़ों पे इस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए होगा क्या, इसमें कई केसेस अराइज होते हैं। पहला केस तो हमने यहाँ पर देख लिया, क्या केस देखा कि n1 इजिकल टू n2 हो जाता है, तो आपकी जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, ये इन्फिनिटी हो जाती है। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो लेंस होता है वो मीडियम में कैसा हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ठीक है, वो लेंस जो होता है वो मीडियम में कैसा हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, मतलब वो हमें दिखाई यहाँ पर नहीं देता, वो कैसा होता है, अदृश्य हो जाता है, इस तरह से अदृश्य हो जाता है। क्लियर है, पहला केस तो हमने देख लिया। दूसरे केस में हम डिस्कस करें कि क्या होगा यदि n2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाए n1 के वैल्यू से। अगर हम बात करें तो n2 एक्चुअल में है क्या, तो n2 ये जो लेंस हमने लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और n1 क्या है, n1 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, अब हमारे बाहर जो मटेरियल है उसका है, तो ये अंदर लिख देता हूँ इसके में, ये हमारे पास में n2 है अंदर की तरफ वाला मटेरियल। अब n2 इज ग्रेटर देन n1 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो n2 माइनस n1 डिवाइड बाय में n1 लिख सकता हूँ, इसको ऊपर वाली स्टेप में इस वाले को ले लिया, सिर्फ मैंने इसको ले लिया, तो इसी से मुझे काम पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा, अब n2 ग्रेटर देन n1 है, इसका मतलब कुछ भी हो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, किसकी, फोकल लेंथ की, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारा जो लेंस होगा वो लेंस किसकी तरह होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ही पॉजिटिव होती है, तो लेंस हमारे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन में हम बात कर लें, थर्ड कंडीशन में हम बात कर लें कि आपका जो ये n2 है ना ये कम हो जाता है n1 से, इसका मतलब है कि जो लेंस हमारे पास में, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा है, लेस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वापस यही बात करें तो n2 माइनस n1 अपॉन में n1 ये क्या हो जाएगा, क्योंकि n2 कम हो चुका है n1 ज़्यादा हो चुका है, मतलब n2 का मान मान लिया 1 हो गया और n1 का मान 3 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी आएगी लेकिन आएगी तो नेगेटिव ही। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, ये होती है कॉनकेव की, किसकी होती है, कॉनकेव, मतलब ये होती है आपकी अवतल लेंस के लिए होती है, अवतल लेंस के लिए होती है। इसका मतलब कि अगर हम एक लेंस को, उत्तल लेंस को पानी में डुबो दें, कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबो दें और उस पानी में डुबोया है, पानी का अपवर्तनांक, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसके अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा पानी से भरे कंटेनर के अंदर जब एयर बबल आते हैं, है ना, तो ये एयर बबल अगर होता है तो ये एयर बबल किसकी तरह बिहेव करता है,
एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। मतलब पानी के अंदर एयर का जो बबल है, वायु का जो बुलबुला है, वो किसकी तरह विकार करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आप देखोगे ये N2 है और बाहर क्या है, ये N1 है, और रेस ऐसे ही तो इंटर कर रही है इसके अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर N1 का वैल्यू ज़्यादा है, N2 का वैल्यू कम हो जाएगा, और इस कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी, तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट। मैं फोर्थ पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि अब हम R1 R2 पे चल के आते हैं। ठीक है, तो R1 R2 एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो ये कंडीशन होती है। अगर R1 R2 एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगेन फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ये जीरो बन जाती है हमारे पास में। ठीक है, फोकल लेंथ जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो अगेन जो है हमारे पास लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा। फोकल लेंथ जीरो होने का मतलब ये वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, पावर उसका शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास में कोई एक लेंस गिवन है, उभयतल लेंस, मतलब ये उत्तल लेंस ही है, उभयतल लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को। उसके दो फलक हैं हमारे पास और दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं, चलिए दो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्याएं एक तो होती है R1, लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती है R1 और R2। ये R1 का जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितना है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और जो R2 का वैल्यू है ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अभी डायग्राम बनाएंगे उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। और फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हमने यहाँ कुछ देर पहले कहा है कि उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस कॉन्केव की जो नेगेटिव, और उत्तल लेंस कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। हमें निकालना है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू क्या था, μ2, या हम इसको बोल दें n2, है ना। तो n2, या सीधी सी बात हम डायरेक्ट ही कह दें इसको n-1, क्योंकि n1 बराबर 1 और n2 बराबर n बोल दिया, और 1 में R1 माइनस 1 में R2, यही फॉर्मूला है। अरे भाई यहाँ पर था n2 डिवाइड बाय n1, बट लेंस कहाँ रखा हुआ है, हमें गिवन नहीं है। लेकिन जब गिवन नहीं हो तो हमें लेंस को एयर में, वायु में ही मानना है। तो वायु में जब मानेंगे तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और n2 का जो वैल्यू हमारे पास में है ये वैल्यू हमें निकालना है, इसको मैं n बोल देता हूँ। चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1 में f का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू n2 - 1 मतलब n-1 रहेगा। यहाँ से R1 की बात कर लें तो जैसे हम लेंस बना लेते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ लेंस बना देता हूँ, ये मैंने लेंस बना दिया है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये है कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ पर इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होती है, एक होती है इधर और एक होती है इधर। ये होती है आपकी R1 ली जाती है, क्योंकि जब हमने ड्राइव किया था डेरिवेशन तब हमने यही कहा था इसको, और इस साइड वाले को क्या कहा था, R2। साइन कन्वेंशन बोलता है कि रेज जिस डायरेक्शन में आ रही है, सारी डिस्टेंस मेज़र करनी है O पॉइंट से, और रे की डायरेक्शन में मेज़र की हुई डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से चल के जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो भाई इस डायरेक्शन, इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारी डायरेक्शन रे की डायरेक्शन सेम है, इसलिए R1 पॉजिटिव होगा। बट यहाँ बात करें भाई, यहाँ से हम कहेंगे रे तो जा रही है कुछ ऐसे, ये रे ऐसे निकल रही है यहाँ से, बट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए O से हम जाएंगे ऐसे, तो आपका R2 नेगेटिव हो जाएगा। तो R2 बनेगा आपका -15 और R1 बनेगा आपके पास में +10 सेंटीमीटर का ये वैल्यू होगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 में R1, अब 1 में R1 कितना बनेगा, 1 में ये रहेगा 10, और -1/R2, और 1/R2 रहेगा माइनस का ये रहेगा 15। क्लियर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो चलेगा 1/10 चल रहा है आपके पास में, इज इक्वल टू ये कितना है, n-1 भी हमारे पास चल रहा है, कितना है, n-1 हमारे पास ये चल रहा है। यहाँ से एलसीएम जो आएगा इनका 30 आएगा,
तो 10 ये बन जाएगा 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इस 5 से ये कट जाएगा आपका 6 टाइम्स और 6 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स। तो n इजिकल टू कितना रहेगा, ये 1/2 था इसे इधर और ये +1 भी इधर चला गया, ये बन गया 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा A 1.5। तो ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और फोकल लेंथ के फॉर्मूले पर दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, कोई भी आपके पास में उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी एयर में फोकल लेंथ दे रखी है 20 और उसकी जल में फोकस दूरी क्या होगी ये हमें निकालना है। मतलब फोकल लेंथ निकालनी है वाटर के अंदर और वायु जल का जो अपवर्तनांक है 1.33 है, ये पॉइंट है आपके पास में, ये क्या है, ये पॉइंट 1.33 और वायु कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। वायु में जो फोकस दूरी है एयर में फोकल लेंथ, मतलब एफ हमारे पास दे रखा है एयर के लिए, ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और हमें निकालनी उसकी फोकल लेंथ किसमें, उसकी फोकस दूरी जल में, मतलब एफ लिक्विड हमें निकालना है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। दूसरी चीज थर्ड हमें क्या गिवन है, थर्ड हमें गिवन है कि वायु और जल का अपवर्तनांक, मतलब वायु ए और जल मतलब वाटर, तो NWA का जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 1.33 और साथ ही साथ वायु और कांच का अपवर्तनांक मतलब एयर के रेस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है कितना है यहाँ पर 1.5 है। ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सीधा सा है कि अगर हम यहाँ देखें कि इसको जल में हमने इमर्स कर दिया, ये कोई कंटेनर बना लो सबसे पहले मैं, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक लेंस को इमर्स कर दिया, इसके अंदर लेंस को इसके अंदर डुबा दिया है, कुछ ऐसे मैंने लेंस को डुबो दिया इसके अंदर, ऐसे डुबो दिया बिल्कुल हमने इसको। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि लाइट जो होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वाटर से जाएगी आपकी इसके अंदर जाएगी, किसके अंदर, लेंस के अंदर, ठीक है ना। तो वाटर से लेंस में जाएगी मतलब वाटर टू लेंस, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर से जा रही है ये ग्लास में जा रही है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो वाटर के रेस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए क्या है ये कुछ इस तरह से है कि हमारे पास फॉर्मूला वही होता है n1/f इजिकल टू, ठीक है, 1/f इजिकल टू। तो यहाँ पर ये लिखूंगा मैं वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिखते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो NGA एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का डिवाइड बाय एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का, ये हमारे पास में निकल के आएगा। एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का डिवाइड बाय एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ कर दें, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर दें। तो अब जो है यहाँ पर, यहाँ जो है मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को NGA, है ना, डिवाइड बाय NWA, ये लिख दिया इस फॉर्मूले को मैंने। ये -1 हो गया आपका यहाँ पर। यहाँ से हम बात करेंगे 1/R1 और -1 में इस R2 की हम बात करेंगे, 1 में इस R2 की हम यहाँ बात करेंगे। देखिए क्या बनेगा, ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ये ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये किस में आप निकलेगा, आपका लिक्विड के अंदर निकलेगा, ठीक है। और एयर के अंदर क्या होगा, तो 1 में एफ एयर इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये रहेगा n, किस में जा रही है रे, ग्लास में, और कहाँ से जा रही है,
एयर से, यही तो होगा माइनस का 1, एयर से ग्लास में जा रही है, और ये रहेगा 1 डिवाइड बाय R1 माइनस 1 डिवाइड बाय ये रहेगा आपके पास में R2। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम यहाँ बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करें, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड कर दे दोनों को एक दूसरे से, तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ बनेगा 1 अपॉन में ये रहेगा FA, और डिवाइड बाय 1 अपॉन में ये बन जाएगा हमारे पास FL, यही तो रहेगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन में FA मतलब NG, और NA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो NG लिख दो सिर्फ इसको, NG माइनस 1, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ इसको मैं, और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ रहेगा हमारे पास में 1 अपॉन में R1, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज हम कर नहीं रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं लिखा, डिवाइड बाय, अगर हम कहें तो ये बनेगा NGA अपॉन में NWA, और माइनस का ये 1 रहेगा, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट बंद, और ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में ये रह जाएगा R2, और ये इससे हो जाएगा कैंसल, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास FL अपॉन में F एयर दैट्स इजिकल टू, ये वही फार्मूला बन गया NGA माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय कितना रहेगा NGA अपॉन में NWA, और साथ में हो जाएगा ये माइनस का। चलिए देखिए अब आगे क्या होता है इसके अंदर, यहाँ ये इक्वेशन में निकाल दी, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, डिवाइड किया ये निकाल लिया, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा अलग पार्टीशन बना देता हूँ, चलिए इसका मैं ये इसका अलग बना देता हूँ मैं, ये इसको मैंने इस प्रकार बना दिया, क्लियर है। अब देखिए अब क्या है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर, तो 1 ये FL कितनी है ये हमें निकालनी है, F एयर के अंदर कितनी फोकल लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर की बन है, इजिकल टू यहाँ से NGA माइनस 1, NGA कितना है हमारे पास 1.5 है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का माइनस 1, डिवाइड बाय, है ना, और यहाँ से ये बन जाएगा NGA मतलब 1 पॉइंट, इसको 50 लिख दूंगा मैं, ठीक है 1.50 इसको लिख दूंगा मैं, और डिवाइड बाय ये बन जाएगा, क्योंकि हमें 1.33 दे रखा है इसलिए मुझे 50 यहाँ पर करना पड़ा, और माइनस का कितना हो जाएगा ये 1, और ये ब्रैकेट 1, क्लियर है, इसको बोलिए 1.5 ही हम रहने देंगे। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो FL और 20 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाइड बाय, ये बन जाएगा आपका 1.5 में से 1 गया तो 0.5 हुआ, डिवाइड बाय 1.50 में से 1.33 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में कितना, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, और 5 में से 4 गया तो ये आपका बचेगा 1, मतलब ये बनेगा 0.17, यही तो बचेगा 1.33, और ये, और जो डिनोमिनेटर में वो सबसे ऊपर चला जाएगा 1.33 हमारे पास में ये आएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो FL का हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 78.2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर एक कागज के ऊपर 3 सेंटीमीटर जो है हमने डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रखा है, एक कागज में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक जो है मोटा कांच का आयताकार टुकड़ा रख दिया जाता है, ये मोचा नहीं मोटा है, मतलब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक मोटा कांच का आयताकार टुकड़ा हमने रख दिया, और कागज पर लिखे अक्षर कितने सेंटीमीटर ऊपर उठे दिखाई देंगे, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जो अक्षर उठे हुए दिखाई देंगे, जो उठाव रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट D इजिकल टू ये रहेगा
टी इंटू 1 - 1 में क्या होगा, ये म्यू के इक्वल होगा, है ना। टी क्या है, टी जो है हमारे पास स्लैब की मोटाई होती है, और 1 - 1 में म्यू, इसको बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, बट अब यहाँ इसको फॉर्मूले की तरह इसको याद रखेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट जितने अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे, डी इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 टी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 3 सेंटीमीटर मैंने रख दिया। 1 - 1 में म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बिकॉज ऑफ यहाँ कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्वेश्चन में यहाँ बिल्कुल गिवन है यहाँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच का, टाइप होने में यहाँ छूट गया है, ये 1.5 है कांच के लिए, तो ये बन जाएगा 1/1.5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ऊपर तो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1.5 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है आपका 3 है। पॉइंट से हमारे पास पॉइंट कट जाता है, 5 से ये 3 कट जाता है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम किसी कागज़ के ऊपर ये रख दे तो हमें अक्षर जो होंगे, 3 सेंटीमीटर मोटाई है, तो जो अक्षर होंगे वो हमें 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाए हुए देंगे, ठीक है ना। तो ये कितने ऊपर उठाए दिखाई देंगे, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठे हुए ये दिखाई देंगे। तो ऊपर से कितनी गहराई पे दिखेंगे, भाई ऊपर से अगर आंसर तो आ गया, अगर आपसे पूछता ऊपर से कितनी गहराई पे दिखाई देंगे, तो टोटल तो 3 है, 3 में से नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहे हैं, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, तो ऊपर से 3 - 1 मतलब 2 सेंटीमीटर दिखाई देंगे, और निचली वाली सतह से अक्षर कितने ऊपर उठ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास में कि माध्यम है हमारे पास, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हमें गिवन है, और इस माध्यम में एक में प्रकाश की चाल दे रखी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर V1, इसको कह देता हूँ पहले माध्यम में, इसलिए कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, V2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें दूसरे मीडियम में दे रखा है। तो दोनों मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट हमने लिख लिया। यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है। क्रिटिकल एंगल हमारे पास में क्या होगा, उस क्रिटिकल एंगल की हमें बात करनी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम ये कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और 1 से 2 में जा रही तो पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का, ये कितना होगा, ये बन जाएगा पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, यही होगा। अगर हम इस n21 की वैल्यू निकालना चाहें तो v1 की जगह v1 का वैल्यू रख दें, कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय v2 कितना है सेकेंड मीडियम में, ये है 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये 20 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 24, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा डिवाइड बाय 6। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास में आया है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है हमारे पास में कितना 6, 5/6, ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बन जाता है। दोनों की स्पीड हमें दे रखी है, एक की दे रखी 10⁸ और दूसरे की भी दे रखी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये हमारे पास में 2/24 मतलब 1/1.2, या पॉइंट आगे ऊपर 20 किया और इसको कैंसिल करके हमने 5/6 लिख दिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू इतनी हो जाती है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हमारे पास क्या हमें पूछ रहा है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये हमारे पास सपोज करो मीडियम है ना, और इस मीडियम पर ये हमारे पास में जो है नॉर्मल है, और एक रे क्या करती है, इस पर इंसिडेंस करती है, कुछ ऐसा है ना। तो ये जब रे इंसिडेंस करती है तो इंसिडेंस एंगल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसी को अपन क्रिटिकल एंगल थीटा सी बोलते हैं, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है। ये प्रकाश की रे जो होती है हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में डेंसर से रेयर में इंटर करती है, और जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, रिफ्रैक्शन, ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्नेल्स रूल की अगर बात कर लें, तो स्नेल्स रूल क्या कहता है हमारे पास, वो हमें कहता है कि n21 पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो साइन आई पहले से दूसरे में जा रही है ना। लाइट की रे जो क्या कर रही है, हमें क्लियर दे रखा है, फर्स्ट मीडियम से
सेकंड मीडियम में जा रही, मतलब फर्स्ट मीडियम लिया गया है इसको और सेकंड मीडियम लिया गया है इसको, ये चीज। तो स्नेल रूल लगा के या तो हम इसको सीधे निकाल लें और या फिर हम इसको एक तरीका और कर सकते हैं कि हमारे पास सीधा सीधा रेडीमेड फॉर्मूला है कि n12 जो हमारे पास में है भाई, अगर हम कहें तो n12 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे इसको हटा देते हैं, दोबारा से इसको लिख देता हूँ सारे को मैं। ये देखिए n12 जो है यहाँ पर, उस n12 की हम बात कर लेते हैं। तो n12 कितना है आपके पास में, n12 का वैल्यू मतलब यहाँ से जब हमने चेंज किया था तो n12 की जगह हम इसको यहाँ पर लिख देंगे n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो n इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन में ये बन जाता है साइन ऑफ यहाँ से लिख सकते हैं इसको जो है थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के लिए। यही तो रिलेशन होता है हमारे पास, और ये चेंज करके लिखा था हमने भाई। अभी हम बात कर रहे हैं n12 की और चेंज करके हमने कितना लिख दिया इसको n12। अरे भाई स्नेल के अगर रूल की बात करें तो स्नेल का रूल क्या कहता है भाई, इसी के लिए लिखें अगर तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो ये बन जाता है साइन आई डिवाइड बाय कितना होता है, ये बन जाता है साइन ऑफ आर, यही तो बन जाता है। तो n21 कितना हो जाता है, n21 इज इक्वल टू ये बन जाता है साइन आई इज इक्वल टू जब थीटा सी होता है तो r इज इक्वल टू कितना एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है साइन ऑफ 90। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए n21 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये बनना चाहिए साइन ऑफ थीटा सी। बट यहाँ हमें ध्यान रखना है कि लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, पहले से दूसरे मतलब डेंसर से रेयर में, और ऑब्जर्वर कहाँ पर है, वो रेयर में है, ऑब्जर्वर डेंसर में नहीं आएगा। तो रेयर के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे भाई हमने कहा था कि जैसे हम कहें कि एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 मतलब 3/2 होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में इसको 2/3 लिख सकते हैं। और 2/3 का मतलब क्या है भाई, जब एन जी ए 3/2 है तो 2/3 क्या बनेगा, ये बन जाएगा एन ए जी, ऐसा ही तो होगा। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से अब ये चेंज हो कितना हो जाएगा उल्टे आकर के, ये बन जाएगा n1, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ n12 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा सी, हमारे पास में ये बन जाने वाला है। अब n12 का मतलब क्या बनेगा भाई, उल्टा कर दिया हमने। तो n12 का मतलब क्या बनेगा, जब n21 5/6 है तो n12 क्या बनेगा, ये 6/5 बनेगा, हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ऑफ थीटा सी। ठीक है, जैसे यहाँ कहा था हमने 2/3 हुआ था, वैसे 3/2 का 2/3 हो गया था। तो जब n21 5/6 है तो यहाँ पर n12 ये इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा n21 का, और ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर ले फाइनली, तो थीटा सी हमारे पास जो निकल के आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/6, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे वापस से। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स 5/6, ए आंसर इसका रहेगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, तो फोकस दूरी क्या होगी। मतलब ये लेंसों के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है। देखिए, जब दो लेंस हैं और बिल्कुल हमें इसमें स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो दोनों लेंस को बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ मानना है, एक दूसरे से चिपका हुआ मानना है। ये पहला लेंस है इस तरह से, है ना, और ये दूसरा लेंस है कुछ इस तरह से, ऐसे रखा गया है, बिल्कुल कांटेक्ट में एक दूसरे के, ये इस तरह से। और जब इनको इस तरह रखते हैं कि इनकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, कॉमन, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब 1 अपॉन में जो एफ होता है इजिकल टू लेंस की कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बन के आता है, जब दोनों यहाँ पर अगर उत्तल लेंस होते हैं तो हम उसकी बात करते थे, यही तो निकलता था। बट हमारे पास F1 क्या है, F1 का वैल्यू तो हमारे पास क्या है 30 है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। और जो F2 है ना, ये F2 कितने में दे रखा है हमें, F2 दे रखा है, ये दे रखा है 20। एक्चुअल में ये भी सेंटीमीटर है, बट दूसरा लेंस क्या है अवतल, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं,
तो 1 में जो f रहेगा ये बन जाएगा 1 में f1, 1 मतलब 30 और प्लस 1 f2, और f2 मतलब क्या रहेगा माइनस का 20। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम क्या आता है, तो हम यहाँ से कहें 2, ये बन जाता है 15, है ना, और ये बन जाता है 10। फिर डिवाइड करते हैं इसको 5 से, तो ये बन जाता है 3 और ये बन जाता है 2, मतलब 10 या 30, 30 दूना 60, 60 इसका एलसीएम आ जाता है हमारे पास। जब 60 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस और 20 या 60 मतलब कितना बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। These implies, तो आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमने जो है टोटल रिजल्टेंट जो हमारे पास फोकल लेंथ आई है, बट हमें इसको मीटर में चेंज करना है। हमारा आंसर मीटर में है, हमारा आंसर मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 डिवाइड बाय 100 मीटर में चेंज करने के लिए, ये हो जाएगा 0.60 और नेगेटिव साइन आगे है और ये रहेगा सेंटीमीटर में। ये हमारे पास पहला आंसर रहेगा। एक तो चीज़ हमने देख ली। दूसरा है कि एक हमने कॉन्वेक्स को कॉनकेव के कॉन्टेक्ट में रखा है, तो नेगेटिव रिजल्टेंट फोकल लेंथ आई है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट लेंस हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारे पास बनेगा कॉनकेव टाइप का ये लेंस हमारे पास बनने वाला है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर है? चलिए इस पर तो कुछ कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने लेंसों का कॉम्बिनेशन किया है, एक लेंस मैंने लिया है कुछ ऐसे और दूसरा लेंस मैंने इसके बिल्कुल कांटेक्ट में टच करते हुए रख दिया इसको इस तरह से, और इस तरह रखा कि इनकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कॉमन है ना। एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, तो हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगी वो कितनी बन जाएगी, 1 में f1 प्लस 1 में f2, यही होगा। जब ये दोनों उत्तल हैं और जब दोनों अवतल बनेंगे, जब दोनों ही अवतल रहेंगे तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, ये दोनों उत्तल की बात करी, जब दोनों कैसे उत्तल है, कॉन्वेक्स टाइप के हैं, और जब दोनों कॉन्केव टाइप के होंगे मतलब दोनों ही लेंस मैंने अवतल बना दिए, कॉन्केव टाइप के बना दिए, तो उस समय रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, इसकी बन जाएगी -1 में f1 और -1 में f2। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे को सॉल्व करेंगे f1 f2 की वैल्यू रख करके तो f कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तो रिजल्टेंट लेंस भी क्या बन जाएगा आपका, अवतल ही हो जाएगा। उत्तल में देख लें, ये दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव 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 होता है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर दो उत्तल लेंस है तो रिजल्टेंट लेंस उत्तल बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, और दोनों लेंस अगर अवतल है तो रिजल्टेंट लेंस अवतल बनेगा। थर्ड केस में हम बात करते हैं, तो थर्ड केस में मैं बताऊँ एक उत्तल है एक अवतल है। देखिए मैंने f1 वाले को तो क्या लिया, उत्तल कॉन्वेक्स टाइप का ले लिया, और दूसरे वाले को क्या ले लिया मैंने, कॉन्केव मतलब अवतल टाइप का लिया, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ यही तो आएगा, है ना। और इसमें 3 केस अराइज होते हैं। पहला केस इसका ये होता है कि सबसे पहले दोनों लेंस की फोकल लेंथ हम क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल करते हैं। ये इक्वल करते ही 1 में f, भाई दोनों जब एक जैसे में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, और जब ये 0 आ जाएगा तो f जाएगा उधर, 0 आएगा 1 के नीचे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि अब लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, जबकि एक कांच की प्लेट की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। पहला केस तो ये अराइज हो जाता है। दूसरे केस की हम बात करते हैं कि यदि मैं f1 का वैल्यू बोल दूं ज़्यादा f2 से। देखिए कई बार क्या लगता है, मैंने बोला कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ना, उत्तल की फोकस दूरी ये अवतल से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट अगर इसका आंसर हम देखने जाएं तो हमें जी क्या लगता है कि जो ज़्यादा है वही रिजल्टेंट होगा, मतलब उत्तल की ज़्यादा है अवतल से तो रिजल्टेंट लेंस उत्तल होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हम इसको मैथमेटिकली बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जब f1 का मान f2 से ज़्यादा है तो 1 में जो f1 बनेगा ये लेस देन होगा 1/f2 से। अरे भाई ये मैंने बोल दिया 4 है, ये मैंने बोल दिया 3 है, तो 4 ज़्यादा है 3 से, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो 1/4 f1 और 1/3 दोनों में से कौन बड़ा होगा, भाई नीचे की चीज़ बड़ी है, तो ये 0.25 मतलब ज़्यादा छोटा होगा, और ये 0.33 के लगभग रहेगा, तो ये कम छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कम ये ज़्यादा है
और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास वर्क कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब 1/f1 कम है तो 1/f1 में से 1/f2 को घटाएंगे, 1/f2 ज़्यादा था तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब परिणामी लेंस कौन से लेंस की तरफ बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरफ बिहेव करेगा, अवतल बन जाएगा। सी केस में हम बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में बोल देता हूँ कि f1 का मान छोटा है f2 से, मतलब अवतल लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/f1 जो होगा ना, ये 1/f2 से क्या बन जाएगा, ज़्यादा। अरे f1 कम ले लिया मैंने, तो जो कम होता है रेसिप्रोकल में उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। अब 1/f1 में से जब आप 1/f2 को घटाओगे तो 1/f कुछ भी आएगा, लेकिन बड़े में छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। मतलब उत्तल की फोकल लेंथ कम थी लेकिन रिजल्टेंट लेंस किस टाइप का बन गया आपका, उत्तल टाइप का ये बन जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हमने बात कर ली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। एक पिन हमने उत्तल लेंस के सामने रख दी है, ठीक है ना, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। 10 सेंटीमीटर फोकस, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने इसको प्लेस कर दिया। लेंस को पिन से दूर वाले पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी गई है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है। तो पिन का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमें इस चीज को बताना है, इस चीज पे हमें डिस्कस यहाँ पर करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और जो है काफी कुछ इसमें हमें नया देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो जो गिवन है पहले हम उस गिवन वैल्यूज को यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, गिवन वैल्यू के लिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि हमारे पास एक पिन है और इस पिन को उत्तल लेंस के सामने, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दिया। उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में ये +20 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n दे रखा है मुझे, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 दे रखा है। दूसरी चीज़ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पिन रख दी, मतलब u का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। और लेंस से के पिन से दूर वाले पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी गई है और इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो r, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हमें इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें हमें दे रखी है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब v का वैल्यू क्या करना है हमें, यहाँ से इसके ऊपर बिल्कुल फाइंड आउट करना है कि अंतिम प्रतिबिंब की सिचुएशन क्या होगी। अंतिम प्रतिबिंब जो है वो हमारा किस जगह पर बनने वाला है, उस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें अब क्या हो रहा है, जैसे हमने कहा सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला इसके लिए जो यूज़ होगा उस फॉर्मूले पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया हम इसको भी आगे जा कर के देखेंगे। तो जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो होगा 1/f इज इक्वल टू, ये बनेगा 2/f1 और प्लस दूसरा जो रहेगा हमारे पास में ये रहेगा 2/r2। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो 2/r2 ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इस वाले इसमें फॉर्मूले में क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने उत्तल लेंस लिया हुआ है और इस उत्तल लेंस के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट पिन रख दी है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और इसके सामने हमने क्या कर दिया, ये कोई एक पिन रख दिया मैंने इसके ऊपर, यहाँ ऐसे पिन रख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इससे इस वाली साइड पर, इस साइड पर क्या कर दिया गया, हमने चांदी का पॉलिश कर दिया। इमेज अभी भी बनेगा, हमें लगेगा भाई रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, होगा क्योंकि इसमें दो सरफेस है AB और CD, और अभी भी AB और CD दोनों पर रिफ्लेक्शन होगा। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू हम रखेंगे तो वैल्यू रखने पर हमें जो है रिजल्टेंट फोकल लेंथ यहाँ पर मिल जाएगी।
यहाँ पर हमें जो ये दे रखी ये तो हमारे पास फोकल लेंथ f1 है, जो रिजल्ट हमारे पास किसकी है, लेंस की थी। बट जब हमने चांदी की पॉलिश कर दी है तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और क्योंकि हम जब अंतिम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हमें फोकल लेंथ वहाँ पर चाहिएगा, है ना। लेंस फॉर्मूले की हम बात करेंगे, उसमें इस वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से फॉर्मूले में यूज कर दूँ तो 1/f का वैल्यू मैं निकाल लूँगा। 1/f इजिकल टू कितना है, 2/f1। 2/f1 का मतलब 2/ ये 20 है, प्लस 2/r2। r2 मतलब कितना है आपका, r2 वक्र का त्रिज्या, ये हमें दे रखी है कितनी, ये हमें दे रखी है 22 यहाँ पर गिवन है, 22 यहाँ पर हमें ये गिवन है, इस तरह से है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि जो f1 है और जो ये r2 है, ये हमें एक्चुअल में f1 दे रखा है उत्तल लेंस के सामने, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखी है। तो बिकॉज ऑफ हमने जब इसके इस साइड को पॉलिश्ड कर दिया है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इस साइड वाला, और फोकस है इस साइड वाला, मतलब ये दोनों ही मेरे पास में यहाँ पर काम नहीं आने वाले। जो C2 और F2 है ये दोनों ही मेरे पास काम नहीं आने वाले हैं। हम जानते हैं लेंस पर इधर भी क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर क्या होता है आपका फोकस F1 इधर भी होता है। तो ये फोकस हमने ये वाला कहा है, और इस कंडीशन में ये फोकस कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि रे चल करके जाएगी ऐसे। अगर ये पॉलिश ना करता तो हम 100% इस F को क्या लेते, पॉजिटिव लेते हैं, बट हमने तो पॉलिश कर दी तो F2 हमारे सामने इनविजिबल हो जाएगा, उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। और रे आएगी ऐसे, और डिस्टेंस मेजर करेंगे हम O से, हम जाएंगे इधर, तो दोनों कंडीशन में दोनों चीज़ें, मतलब F1 भी नेगेटिव है और ये R भी कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। उसके कारण से यहाँ पर दोनों साइड में क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। अब 1/f भाई फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन हम जब इसके करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर इसके लिए हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख दूं, 110 डिवाइड बाय ये है आपके पास में 21 सेंटीमीटर। भाई जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल है, यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे, और पूरे का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये एलसीएम ले लगा करके हमारे पास सेंटीमीटर में इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाली कंडीशन। क्लियर है। अब हम क्या कहें कि u का वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। जैसे रे इसमें जाएगी तो पहला वाला सरफेस तो क्या कर देगा, इसका रिफ्लेक्शन कर देगा, बट दूसरा वाला सरफेस क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा वापस, क्योंकि पॉलिश्ड वाला भाग है। तो उसके लिए हमें तो फाइनल इमेज निकालना है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला अगला वाला मिरर बनेगा, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/v, दोनों को मिक्स करके बना दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन को। अब 1/f कितना है हमारे पास, 1/f जो हमारे पास गिवन है वो 1/f का वैल्यू है -110 अपॉन में 20, और ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इस नेगेटिव वैल्यू के साथ में अब हम इसको रख के इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसको रख के सॉल्व करूंगा, दिस इंप्लाइज 1/f कितना है, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 110, उल्टा करके लिख दूँ तो 1/f बट्टे का बट्टे ऊपर पहुंच जाएगा, और 1 में v जो मुझे निकालना है, और प्लस का 1 में u, और u का वैल्यू क्या है आपके पास में, u का वैल्यू हमारे पास में -10 सेंटीमीटर। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 1 में जो v रहेगा हमारे पास, ये रहेगा -21 में 110, ये वैल्यू आएगा, और उधर जा कर के ये प्लस का हो जाएगा 1 में ये 10 यहाँ से वैल्यू बन जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करने पर जो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वही 110, और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 110 ही तो होगा, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, और प्लस का 10 से ये घट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -21 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में 10 बचेगा, और ये बन जाएगा 110, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसका आया हमारे पास, ये वैल्यू 1 में v का आया है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, v का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा -11 सेंटीमीटर,
11 माइनस क्या शो कर रहा है, इसकी जो इमेज है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर ये इस जगह 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इमेज आपकी कुछ इस तरह से बनेगी बिलो साइड में, और ये इस तरह से इमेज बनेगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास आंसर रहेगा इसका, ए वाला आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई सपोज कीजिए हमने क्या किया कि हमारे पास में लेंस है, और जो लेंस का पावर होता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर हम जानते हैं, और लेंस का पावर क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल एफेक्ट। ये किस में होता है आपका, मीटर में होता है, याद रखना। सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 आ जाता है। और जब ये है तो यहाँ ये कंडीशन हम निकाल लेते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ मिरर का, मिरर का भी अपना पावर होता है, ये भी कितना होता है, ये भी 1/f होता है जब f मीटर में हो, ठीक है ना, मिरर के लिए। लेकिन ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये मिरर इक्वेशन में, मिरर फॉर्मूले में जब हमने बात की थी, वहाँ हमने जो है मैग्नीफिकेशन, वहाँ पर हम इसको बिल्कुल बात कर सकते थे, बट हमें इसे अभी फिलहाल याद रखना है, ठीक है। ये है माइनस का 1 में एफ एम, ये आपके पास में बन गया। अब चलिए अब क्या हो रहा है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये हो रहा है कि यहाँ पर पावर से हम इसको निकाल रहे हैं। ये मैंने एक लेंस ले लिया, ठीक है, और इस लेंस की जो सरफेस है ना, इस सरफेस को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ये जो है ये लेंस है, और इस लेंस की सरफेस को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर जो है पॉलिश कर दिया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन अलग कलर ले लेता हूँ, चलिए रेड से इसको शो कर देते हैं। ये जो पोर्शन है मैंने यहाँ से ये वाला, इसको मैंने कर दिया है पॉलिश्ड, ठीक है। तो अब ये लेंस 3 प्रकार से हमारे पास बन करके आएगा। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले तो लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, अगर सिर्फ लेंस होता तो ये क्या करता, ये जो है यहाँ पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट का रे ऐसे जाती और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आती, दोनों रेज यहाँ मिलती, यहाँ अगर ये मिलती तो इस कंडीशन में इसका इमेज कहाँ बनता, यहाँ पर इसका इमेज बन जाता, I1 इमेज बनता, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, दूसरी वाली साइड को पॉलिश कर दिया है, तो दूसरा वाला साइड जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस की तरह, देखो बिल्कुल बनेगा, है ना। तो ये निकाल दिया मैंने पोर्शन ये वाला। अब इसका जो इमेज है ना, I1 इमेज बना है, ये I1 क्या करेगा, जो इसके आपके जो है इस साइड में बना है, ये वाला, ये I1 इमेज बना है इस साइड में, ये I1 इमेज इस मिरर के लिए किसका वर्क करेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये I1 इमेज बन रहा है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठ के देखेगा तो उसको रे कुछ ऐसे ही तो आती दिखेगी, ऐसे। और अगर ये मिरर ना होता तो ये रेस कहाँ निकल जाती, आगे निकल जाती और यहाँ पहुँच जाती, बट मिरर के कारण से ये रे कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से होगा, और दूसरी रे ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस ऐसे चली जाएगी, तभी तो इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इसका इमेज क्या बन जाएगा आपका, ये I2 इमेज यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने पॉलिश सरफेस की बात कर ली। अगर ये मिरर पूरा होता, भाई पहली वाली सरफेस ने इस AB सरफेस ने जो इमेज बना दिया कहाँ पर, I1 पर बना दिया, और I1 ने क्या किया, हम ये कहते हैं I1 पर बना हुआ इमेज इस CD के लिए किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये बिल्कुल काम करता, बट ये पॉलिश सरफेस थी, तो I1 का इमेज बन गया कहाँ, I2 पर। अब ये जो I2 बना है ना, ये I2 इस लेंस के लिए, फिर से जो लेंस हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए किसका काम करेगा, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिर से इमेज का वर्क करेगा। मतलब ये जो बना है आपके पास में I3, ये वाला है ना, ये क्या करेगा, ये इसके लिए वर्क करेगा आपका, किसका, इमेज का वर्क करेगा। और फिर से यहाँ रे चल करके जाएंगी, रे चल कर कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे अंदर इंटर करेगी, और ये ऐसे बाहर इमर्ज हो जाएगी,
और दूसरी रे कुछ ऐसे जाएगी, दोनों रे फिर से नहीं मिल रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन जब हम इस रे को बढ़ाएंगे ना, तो ये रे यहाँ की मिलेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास में इस I2 का इमेज बन जाएगा। फाइनल इमेज मेरे पास कुछ इस तरह बनेगी। मतलब लेंस पर पॉलिश करने पर ये लेंस इस तरह से वर्क करता है। पहला AB पोर्शन I1 इमेज बना देगा, दूसरा I1 इमेज जो मिरर बनेगा यहाँ पर उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिरर इसका इमेज बना देगा, और थर्ड फिर से बिकॉज ऑफ अगली सरफेस CD भी तो है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका अपना यहाँ पर काम करेगी। अगर सपोज करो ये ना होता तो आप किस तरह इमेज बनाते हैं, या आप यही तो बोलते ना कि अगर ये पॉलिश ना होता, सपोज कीजिए मैंने एक लेंस बनाया, अगर ये लेंस पॉलिश्ड ना होता तो क्या होता, ये ये रे आती, CD इमेज I1 पर बनाती, I1 वाला क्या करता, इस CD के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता, और फिर ये कंडीशन हमारे पास बनती है ना। बिल्कुल यहाँ पर इसका इमेज बनता, और ये फाइनल इमेज कहाँ बनता, फाइनल इमेज जो है ना इसका यहाँ पर बनता, जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला जनरेट करते समय हमने बनाया था। ये कंडीशन, तो वो कंडीशन भी तो लगेगी बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन इमेज इधर की बजाय ये पहले ही बन जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिस्कस जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हम यहाँ से पावर की बात करें, टोटल पावर, तो टोटल पावर कितना होगा लेंस का, इस लेंस का टोटल पावर P इजिकल टू, सबसे पहले इसका पावर, ये लेंस है, इसका पावर क्या होगा PL, दूसरा हमारे पास क्या मिरर, इसका पावर क्या होगा PM, और तीसरा फिर से लेंस है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ये PL बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल पावर क्या होगी 2PL, और प्लस का कितना बन जाएगा ये PM। अब देखो सीधी सी बात है, PL इजिकल टू क्या है हमारे पास में, PL इजिकल टू क्या है, तो 2 अपॉन में कितना है FL, एक तो ये है ना। पावर ऑफ मिरर एक तो हम इस प्रकार निकालते हैं, ये पावर ऑफ मिरर हो जाता है, क्लियर है। बट यहाँ से इस FM को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करूँगा मैं, तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में हम बात करेंगे यहाँ से, 1 अपॉन में ये हो जाएगा आपका जो है R/2, यही तो होता है ना। और फिलहाल इसके लिए क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास में फिलहाल 2 अपॉन में R का वैल्यू बन जाएगा। मतलब फाइनली या इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें, इसका पावर का मैग्नीट्यूड ले चले इसका, तो ये प्लस ले लूँगा मैं इसको, ये प्लस ले लूँगा, तो ये ऑलरेडी प्लस ही रहेगा सारा का सारा। अगर आप कॉन्वेक्स की बात कर लोगे तो ये 2 अपॉन में R हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन में ये R बन जाएगा। और जब ये 2 अपॉन R होगा तो यही तो मैंने फॉर्मूला ऊपर यूज़ किया था, 2 अपॉन में FL प्लस का 2 अपॉन में R, ये वाला फॉर्मूला था बिल्कुल। तो इस तरह से अपन